नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। बुलेटिन में आज बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन तक चलने वाले वर्चुअल सम्मेलन इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के पहले दिन उद्घाटन समारोह को आज संबोधित करेंगे। सम्मेलन में 30 देशों के 5000 वैश्विक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी स्थित गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से आज बातचीत करेंगे और लॉकडाउन के दौरान किए गए विभिन्न सामाजिक कार्यों को देश के सामने रखेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि कल कैबिनेट की अहम बैठक में जो फैसले लिए गए हैं, इसकी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। देश में कोविड-19 की ताज़ा स्थिति की समीक्षा के लिए केंद्रीय मंत्रियों के समूह की आज एक उच्च स्तरीय बैठक होगी, इस पर रहेगी हमारी नजर। और इसके अलावा आपको बताएंगे राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने संसद के मानसून सत्र और संसदीय समितियों की बैठकों के संचालन की योजना की बुधवार को समीक्षा की है। इसको लेकर आपको देंगे पूरी जानकारी। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के पहले दिन उद्घाटन समारोह को संबोधित करेंगे। 3 दिन तक चलने वाले इस वर्चुअल सम्मेलन का विषय है पुनः प्रवर्तक बने भारत और बेहतर नया विश्व। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 में 30 देशों के 5000 वैश्विक प्रतिभागियों को 75 सत्रों में 250 वैश्विक वक्ता संबोधित करेंगे। इस आयोजन में भाग लेने वाले अन्य वक्ताओं में विदेश मंत्री एस जयशंकर, रेल वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू, ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु आध्यात्मिक नेता श्री श्री रविशंकर, ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब, गृह सचिव प्रीति पटेल के अलावा भारत में अमेरिकी राजदूत केन जस्टर और अन्य शामिल हैं। इस कार्यक्रम में मधु नटराज की आत्मनिर्भर भारत पर एक शानदार प्रस्तुति होगी। साथ ही सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर के 100वें जन्मदिन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके 3 प्रतिष्ठित छात्र संगीत का एक कार्यक्रम भी प्रस्तुत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी स्थित गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से आज बातचीत करेंगे। इस दौरान उनके अनुभव और लॉकडाउन के दौरान किए गए विभिन्न सामाजिक कार्यों को प्रधानमंत्री देश के सामने रखेंगे। कोरोना महामारी की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के दौरान वाराणसी के निवासियों और सामाजिक संस्थाओं द्वारा कठिन परिस्थितियों में जिला प्रशासन के माध्यम से और स्वयं के प्रयासों से ये सुनिश्चित किया गया कि सभी जरूरतमंदों को समय पर भोजन उपलब्ध हो। प्रधानमंत्री ऐसी संस्थाओं और उनके प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे, उनके अनुभव साझा करेंगे और लॉकडाउन के दौरान किए गए विभिन्न सामाजिक कार्यों को चर्चा के द्वारा देश के सामने रखेंगे। लॉकडाउन की संपूर्ण अवधि के दौरान वाराणसी में अलग अलग क्षेत्र से संबंधित 100 से अधिक संस्थाओं द्वारा जिला प्रशासन की फूड सेल के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से करीब 20 लाख फूड पैकेट्स और 2 लाख सूखे राशन किट्स का वितरण किया गया। इन संस्थाओं द्वारा भोजन वितरण के अलावा सैनिटाइजर, मास्क वितरण समेत कई कार्य भी महामारी की रोकथाम के लिए किए गए। जिला प्रशासन द्वारा इन सभी को कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित भी किया गया है। इन संस्थाओं में चिकित्सा, धार्मिक शिक्षा, सामाजिक, होटल, सामाजिक क्लब और व्यावसायिक क्षेत्र से संबंधित संस्थाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने गरीबों और जरूरतमंदों को लगातार मदद मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्य उत्पादों के वितरण और प्रवासी मजदूरों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकान किराए पर देने से जुड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई। इसके अलावा कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ साथ कारोबारियों और कर्मचारियों के हितों से संबंधित निर्णय को भी मंजूरी दी गई। आत्मनिर्भर पैकेज के तहत कई अन्य फैसलों को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने देश की 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में स्थिरता और मजबूती के लिए निवेश के प्रस्ताव को पारित किया। कैबिनेट ने देश की 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में स्थिरता और मजबूती के लिए निवेश के प्रस्ताव को पारित किया है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की 3 साधारण बीमा कंपनियों में 12,450 करोड़ रुपए की पूंजी लगाने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंश्योरेंस में पूंजी निवेश से जुड़े प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। इन रकम में 2,500 करोड़ रुपए की पूंजी डालने को सैद्धांतिक मंजूरी पहले फरवरी में ही दे दी गई थी और अब 3,475 करोड़ का पूंजी निवेश भी चालू वित्त वर्ष में ही किया जाएगा। बाकी की रकम अगली किश्त में जारी होगी। सरकार के इस फैसले से तीनों साधारण बीमा कंपनियों की वित्तीय स्थिति और नियामकीय कर्ज भुगतान क्षमता मजबूत होगी। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी, इनमें सरकार 12,750 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। दिस इज अ प्रोग्राम ऑफ रिकैपिटलाइजेशन ऑफ दीज इंश्योरेंस कंपनीज। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 5 महीने और बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलोग्राम गेहूं या चावल और प्रत्येक परिवार के लिए 1 किलोग्राम चना मुफ्त दिया जाता है। देश के करीब 80 करोड़ लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने की 30 तारीख को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इस योजना की अवधि बढ़ाए जाने की घोषणा की थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरी प्रवासी गरीबों के लिए किफायती किराए के आवास परिसरों का भी विकास किया जाएगा। इन फ्लैट्स को प्रवासी मजदूरों को किराए पर देने का फैसला किया है। सरकार ने कारोबारियों और कर्मचारियों को भी तोहफा दिया है। सरकार ने नियोक्ता और कर्मचारी के पीएफ अंशदान को लेकर अगस्त तक 24% ईपीएफ योगदान के विस्तार को भी मंजूरी दी है। इसके तहत 15,000 रुपए तक वेतन वाले लोगों का पीएफ सरकार भरेगी और इस फैसले से 3.5 लाख से ज्यादा नियोक्ताओं और 72 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को राहत मिलेगी। इसके अलावा उज्ज्वला योजना के तहत सितंबर तक फ्री एलपीजी सिलेंडर बांटे जाने की योजना को मंजूरी मिली। इस फैसले से उज्ज्वला योजना के तहत 7 करोड़ 50 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। कृषि में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड को भी मंजूरी दी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के दौरान कृषि उपज के रखरखाव, ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग सुविधाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस पैकेज की घोषणा की थी। ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर संपन्न हुई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई मंत्री शामिल हुए। बैठक में शामिल सभी सदस्य शारीरिक दूरी और फेस मास्क के नियमों का पालन करते दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कैबिनेट के फैसले से गरीबों और शहरी प्रवासियों की जिंदगी में खुशहाली आएगी। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बने छोटे फ्लैट को प्रवासी मजदूरों और गरीबों को किराए पर दिए जाने संबंधी फैसले का जिक्र करते हुए उन्होंने ट्वीट किया कि घर का अर्थ सिर्फ ईंट और सीमेंट से चारदीवारी खड़ी कर देना मात्र नहीं है, बल्कि ये वो जगह होती है जहां हमारे सपने आकार लेते हैं और हमारी आकांक्षाएं उड़ान भरती हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त अनाज और दाल दिए जाने संबंधी फैसले को नवंबर तक बढ़ाकर सरकार ने कोरोना संकट काल में गरीबों की चिंताओं को दूर करने और उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास किया है। कैबिनेट फैसलों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया कि कोरोना महामारी के दौरान कोई भूखा न रहे, इसी को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प सराहनीय है। उन्होंने कहा कि इससे सबका साथ, सबका विकास के प्रति उनकी कटिबद्धता प्रदर्शित होती है। कोविड-19 से ठीक होने की राष्ट्रीय दर में तेजी से सुधार जारी है और ये 61.53% पर पहुंच गया। बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 4,56,830 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं और इसके साथ ही देश में कोरोना से ठीक हुए मामलों और सक्रिय मामलों के बीच का अंतर बढ़कर 2 लाख के करीब पहुंच चुका है। देश में कोरोना से मौतों का जो आंकड़ा है, हालांकि 20,500 से ज्यादा हो चुका है, लेकिन देश में कोविड से मरने वालों की जो दर है वो 2.78% ही है।
और इस बीच देश में कोविड-19 की ताजा स्थिति की समीक्षा के लिए केंद्रीय मंत्रियों के समूह की आज उच्च स्तरीय बैठक होगी। केंद्र और राज्य सरकारें कोविड-19 महामारी का प्रभावी प्रबंधन करने के लिए जांच, खोज, उपचार की रणनीति पर अमल कर रही हैं, जिससे प्रति 10 लाख पर सक्रिय मामलों की तुलना में प्रति 10 लाख पर ठीक होने वाले लोगों की संख्या को और बढ़ाया जा सके। बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक कुल 1,04,73,771 कोरोना नमूनों की अब तक जांच हो चुकी है और इसके साथ ही देश में जांच की संख्या प्रति 10,07,180 तक पहुंच गई। और इसी बीच कोविड मृत्यु दर को कम करने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों को मजबूत करने के लिए दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने विभिन्न राज्यों के डॉक्टरों के लिए टेली परामर्श की शुरुआत की है। इस परामर्श के पहले सत्र में 1000 से अधिक बिस्तरों वाले 10 अस्पताल शामिल होंगे। टेली परामर्श सत्र सप्ताह में 2 बार मंगलवार और शुक्रवार को आयोजित होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब कोरोना वायरस के हवा में फैलने की संभावना को मान लिया है। CSIR के महानिदेशक शेखर मांडे ने कहा कि अगर इंसान की छींकने या खांसने से 10 माइक्रोन से ज्यादा बड़े पार्टिकल निकलते हैं तो वो जमीन पर या किसी सतह पर बैठ जाते हैं, लेकिन अगर पार्टिकल 5 माइक्रोन या उससे छोटे हैं तो वो 10 से 15 मिनट तक हवा में रह सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इससे बचने के लिए सभी को लगातार मास्क लगाना चाहिए। अब WHO का मानना यह है, क्योंकि कई शास्त्रज्ञों ने 2-3 दिन पहले WHO को चिट्ठी लिखी थी कि वायरस जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर भी दिया जाता है। जो पार्टिकल्स हम लोग नॉर्मल बातें करते हैं या गाना गाते हैं उस वक्त निकलते हैं एरोसॉल्स, उसमें भी वायरस होता है और इसे ये पार्टिकल जो है हवा में सस्पेंडेड रह सकते हैं काफ़ी देर तक, वो जल्दी में सेटल नहीं होते हैं। पार्टिकल जब हवा में सस्पेंड होता है और अगर वेंटिलेटेड जगह रहे तो फिर वो जल्दी में डिफ्यूज़ हो जाता है। अगर वेंटिलेटेड ना हो, क्लोज जगह हो और जहाँ पे एयर सर्कुलेट हो रही हो तो वहाँ पे पार्टिकल सस्पेंडेड रहने की संभावना और बढ़ती है। मैं तो समझता हूँ WHO भी ये मानती है कि एयरबॉर्न कोई इन्फेक्शन हो तो उसकी संभावना किसी को लगने की सबसे कम होती है जब आपने मास्क पहना हो, इसलिए मास्क पहना बेहद जरूरी हो गया है। दिल्ली में कल कोरोना वायरस के 2033 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही राजधानी में कुल संक्रमितों की जो संख्या है वो 1,04,864 हो गई। वहीं 3,982 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। अब तक दिल्ली में 78,199 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक कल दिल्ली में 9,461 RT-PCR टेस्ट और 12,567 रैपिड एंटीजन टेस्ट कराए गए। अब तक दिल्ली में कुल 7,01,859 टेस्ट हो चुके हैं। वहीं राजधानी में कुल 458 कंटेनमेंट जोन हैं। अक्षरधाम स्थित खेलगांव के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बने 500 बेड के कोविड-19 केयर सेंटर का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और LG अनिल बैजल ने संयुक्त रूप से शुभारंभ किया है। बिहार सरकार ने राज्य में कोविड-19 के मामलों में अत्यधिक वृद्धि के कारण पटना, भागलपुर और नवादा जिलों में पूर्ण लॉकडाउन लागू करने के आदेश दिए हैं। भागलपुर में आज से 16 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। पटना में 10 से 16 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा, जबकि नवादा जिले में भी 10 से 12 जुलाई के बीच लॉकडाउन की घोषणा की गई है। लॉकडाउन के तहत सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी बंद रहेंगे। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के मंत्री मिथिलेश कुमार से संपर्क में आने के बाद स्वयं को क्वारंटीन कर लिया है। मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी भी अपने घर पर क्वारंटीन हो गए हैं। एक विधायक में कोरोना संक्रमण पाए जाने के बाद उन्होंने भी अपने को घर पर ही क्वारंटीन कर लिया है। महाराष्ट्र में कल कोरोना वायरस के 6,603 नए केस सामने आए। इसी के साथ राज्य में कोरोना वायरस के कुल मरीजों की संख्या 2,33,724 हो गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण से 198 और लोगों की मौत हुई है और इसी के साथ राज्य में कोविड-19 संक्रमण से मौत का जो आंकड़ा है वो 9,448 पे पहुंच गया। पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी ने राज्य के कंटेनमेंट जोन में 7 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन आज शाम 5 बजे से लागू होगा। राज्य में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया है। इधर असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मेघालय के रास्ते बराक घाटी के जिलों में आवश्यक वस्तुओं के परिवहन से संबंधित मुद्दों पर मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के साथ फोन पर बातचीत की।
उन्होंने गुवाहाटी से बराक घाटी तक आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों का निर्बाध परिवहन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। और दुनिया भर में कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो तेजी से फैलता जा रहा है। विश्व में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या अब 1,19,94,000 के पार हो चुकी है, जबकि 5,47,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना मामलों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां पे अब तक 30 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1,32,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरे नंबर पर ब्राजील है। ब्राजील में अब तक 17,13,000 से ज्यादा लोग महामारी की चपेट में आ चुके हैं। साथ ही देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 67,900 से ज्यादा हो चुकी है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने संसद के मॉनसून सत्र और संसदीय समितियों की बैठक के संचालन की योजना की बुधवार को समीक्षा की। उच्च सदन में उपसभापति और रिक्त पदों के चुनाव पर भी चर्चा हुई। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने आगामी मॉनसून सत्र की तैयारियों को लेकर राज्यसभा के महासचिव और सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर विचार विमर्श किया। लगभग 1 घंटे चली इस बैठक में सदन में बैठने की व्यवस्था और राज्यसभा की कार्यवाही में सदस्यों की भागीदारी के लिए मानदंडों पर उल्लेखनीय प्रगति की बात सामने आई है। बैठक में निर्णय लिया गया कि मीडिया गैलरी में शारीरिक दूरी का पालन करने का ध्यान रखा जाएगा। साथ ही सभापति ने यह भी निर्देश दिया कि जो लोग मीडिया गैलरी में समायोजित नहीं किए जा सकते, उनके लिए अलग से प्रबंध किया जाए। राज्यसभा सभापति ने राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव की प्रक्रिया और 3 रिक्त सीटों पर चर्चा की। उपसभापति हरिवंश का कार्यकाल इस साल अप्रैल में समाप्त हो गया था। इसके बाद वो सदन के सदस्य के तौर पर दोबारा निर्विरोध चुने गए हैं। बैठक में अगले कुछ दिनों में राज्यसभा की कुछ संबंधित संसदीय स्थायी समितियों की बैठकों से पहले कोरम से संबंधित मुद्दों और बैठकों में भाग लेने वाले सदस्यों के भत्ते पर भी चर्चा की गई, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि कोरम केवल निर्णय लेने और समिति की रिपोर्टों को अपनाने के लिए आवश्यक है, न कि चिन्हित मुद्दों पर सामान्य चर्चा करने के लिए और संबंधित मंत्रालयों विभागों से साक्ष्य लेने के लिए। अधिकारियों ने यह भी बताया कि समितियां वर्षों से बिना कोरम के बैठक कर रही हैं। ये स्पष्ट किया गया था कि कोरम के बिना समिति की बैठकें टीए और डीए के लिए भाग लेने वाले सदस्यों को शामिल करती हैं। यह भी उल्लेख किया गया कि राज्यसभा की 8 विभाग संबंधी स्थायी समितियों ने पिछले 3 वर्षों में 281 बैठकें की, जिनमें से 16% बिना किसी कोरम की थी। सभी इंतजामों को अंतिम रूप देने के लिए सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बीच चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा। इससे पहले हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सदस्यों के बीच दूरी सुनिश्चित करने के लिए राज्यसभा सदस्यों को चैम्बर और सदन की दीर्घाओं में बैठाया जाएगा, जबकि संसद भवन के परिसर के भीतर दूसरों की आभासी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। आज हम 1 महीना 15 दिन के बाद यहाँ से डिस्चार्ज होकर जा रहा हूँ, तो मैं खुदा का लाख लाख शुक्र करता हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ जो जितने भी मतलब इस फील्ड में, इस महकमे में जितने भी वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ दे के आज हमें इस मुकाम पे पहुँचा दिया कि हम आज सेहत सलामत अपने घर से मतलब डिस्चार्ज होकर जा रहा हूँ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। खबरों में बढ़ेंगे आगे। कुलभूषण जाधव मामले पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि राजनयिक माध्यमों से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला लागू करवाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान का ये दावा करना कि कुलभूषण जाधव, जो कि उसकी हिरासत में है, उन्होंने रिव्यू पिटीशन आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है, ये पूरी तरह से फर्जी है। दरअसल यही नापाक खेल पाकिस्तान पिछले 4 सालों से खेलता चला आ रहा है। पाकिस्तान की तरफ से मीडिया में दिया गया बयान आईसीजे के फैसले को लागू करने में पाकिस्तान की चुप्पी को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि जाधव की सुरक्षा के लिए और भारत में उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए सरकार पूरी कोशिश करेगी। इसके लिए सरकार सभी उपयुक्त विकल्पों पर विचार करेगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान में एक झूठे ट्रायल के जरिए कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाई गई है। वो पाकिस्तानी सेना की हिरासत में हैं। ये साफ जाहिर होता है कि उन्हें रिव्यू के लिए इनकार करने को मजबूर किया गया है। भारत ने जाधव से बेरोक-टोक मिलने की मांग की थी, जिससे कि समस्या का हल किया जा सके, लेकिन पाकिस्तान की ओर से साफ इनकार कर दिया गया। पाकिस्तान सिर्फ भ्रम फैलाना चाहता है। उन्होंने कहा कि आईसीजे पहले ही ये मान चुका है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जाधव को अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोपों में मौत की सजा सुनाई है, जिसके बाद भारत ने उसके मृत्युदंड को रुकवाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत में अपील की थी। जुलाई 2017 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान को आदेश दिया था कि वो जाधव को दी गई सजा पर प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार करे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पश्चिमी क्षेत्र समेत रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कई सीमावर्ती बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन कर सकते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में कई पुलों का डिजिटल उद्घाटन किया जाएगा। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच 5 मई को शुरू हुए गतिरोध के बाद भी सरकार ने सीमा सड़क संगठन से कहा था कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास स्थित क्षेत्र में अपनी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को जारी रखें। राजनाथ सिंह ने लद्दाख समेत सीमावर्ती क्षेत्रों में निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की। भारत चीन सीमा पर विवाद को खत्म करने का प्रयास जारी है। चीनी सेना की गतिविधि पर भारतीय सेना कड़ी नजर बनाए हुए है। चीन की सेना ने पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स और गोग्रा में झड़प वाले क्षेत्रों में अस्थायी ढांचों को हटा लिया है। और इसी बीच अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन की अत्यंत आक्रामक गतिविधियों का भारतीयों ने सर्वश्रेष्ठ तरीके से जवाब दिया है। अमेरिका भी चीन के ऐप पर पाबंदी लगाने पर विचार कर रहा है। So I've spoken with Foreign Minister Jaishankar a number of times about this. The Chinese took incredibly aggressive action. The Indians have done their best to respond to that. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के अपने समकक्ष को पत्र लिखकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के चुनाव में भारत का सहयोग करने पर शुक्रिया अदा किया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत विकास में बांग्लादेश के साथ हर मुमकिन सहयोग करेगा। उन्होंने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में बांग्लादेश को अपनी तरफ से आश्वस्त किया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने साफ किया है कि रेलवे का किसी भी प्रकार से निजीकरण नहीं किया जा रहा है। उन्होंने ट्वीट किया कि वर्तमान में चल रही रेलवे की सभी सेवाएं पहले की तरह ही जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि निजी भागीदारी से 109 रूट पर 151 अतिरिक्त मॉडर्न ट्रेनें चलाई जाएंगी और इसका वर्तमान में जारी रेलवे की ट्रेनों पर कोई असर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इन ट्रेनों के संचालन से नए रोजगार पैदा होंगे। विपक्ष के आरोपों पर रेल मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत आधुनिक ट्रेनें दुनिया भर में लोगों की सेवा कर रही हैं और हम भारत में भी ऐसी ट्रेनें चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जिक्र प्रत्येक बजट में किया जा रहा है और साल 2004 से 2014 के बीच भी इसका उल्लेख किया गया है। सीबीएसई ने कोविड-19 लॉकडाउन के कारण हुई क्षति की पूर्ति के लिए 9वीं से 12वीं तक की कक्षा के पाठ्यक्रम में 30% तक की कटौती की है। पाठ्यक्रम को कुछ घटाने पर विषयों को लेकर सीबीएसई ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि ये विषय कटौती किए गए पाठ्यक्रम के अभी भी हिस्से हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इसका मकसद कोरोना महामारी के कारण देश में स्वास्थ्य आपात स्थिति से तनाव से गुजर रहे छात्रों के तनाव को कम करना है। बोर्ड ने यह भी कहा कि 2020-21 की परीक्षा में कोई भी सवाल कम किए गए पाठ्यक्रम से नहीं पूछा जाएगा। साथ ही सभी स्कूलों को NCERT द्वारा तैयार वैकल्पिक एकेडमिक कैलेंडर का पालन करना होगा। केंद्र सरकार ने बुधवार को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 14 राज्यों को 6,195 करोड़ रुपए जारी किए। वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर यह सहायता राज्यों को होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान की भरपाई के लिए दी जाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने ट्वीट किया कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व घाटा अनुदान के रूप में ये चौथी समान मासिक किस्त है। इससे राज्यों को कोरोना संकट के दौरान अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होगा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने दोनों संगठनों के बीच डेटा साझा करने के उद्देश्य से बुधवार को एक औपचारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन से सेबी और सीबीडीटी को आपस में स्वचालित और नियमित आधार पर डेटा और सूचना साझा करने की सुविधा प्राप्त होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ई ऑफिस के माध्यम से शुल्क संबंधी सूचना के प्रकाशन की प्रक्रिया शुरू करने और जांच सूची के फॉर्म यानी कि टेम्पलेट को अनिवार्य तौर पर पूरी तरह भरने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। ये तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इसमें बीओटी और ईपीसी परियोजनाओं के तहत उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के लिए एक टेम्पलेट भी प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि कोविड-19 महामारी से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना समय की आवश्यकता है। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर कल दूसरी बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 देशों न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और उज्बेकिस्तान के राजदूतों ने राष्ट्रपति को परिचय पत्र सौंपे। इस मौके पर राष्ट्रपति ने राजदूतों को उनकी नियुक्ति पर शुभकामनाएं दी और कहा कि इन तीनों देशों के साथ भारत के घनिष्ठ संबंध हैं। उन्होंने कहा कि इस महामारी को हराने की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे प्रयासों में भारत आगे बढ़कर काम कर रहा है। भारतीय नौसेना ने कोरोना महामारी के बीच 3 देशों से करीब 4000 भारतीयों को वापस लाकर 5 मई को शुरू हुए समुद्र सेतु अभियान को पूरा कर लिया है। नौसेना ने एक बयान में कहा कि भारतीय नौसैनिक पोत, जलाश्व, ऐरावत, शार्दुल और मगर ने इस अभियान में भाग लिया, जो कि 55 दिन तक चला। अभियान के तहत मालदीव से 5 जहाजों में भारतीयों को वापस लाया गया, जबकि ईरान के बंदर अब्बास तक 2 और श्रीलंका के कोलंबो तक एक जहाज का परिचालन किया गया। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले में आतंकियों ने बुधवार रात बीजेपी नेता शेख वसीम बारी, उनके पिता और भाई की हत्या कर दी। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर आतंकियों की धरपकड़ के लिए बड़ा तलाशी अभियान छेड़ दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर घटना की विस्तृत जानकारी ली है। प्रधानमंत्री ने घटना पर दुख जताते हुए बीजेपी नेता वसीम बारी के परिवार के साथ गहरी संवेदना जताई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में पार्टी नेता वसीम बारी और उनके परिवार के सदस्यों की मौत पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान है। उन्होंने वसीम बारी के परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि पूरी पार्टी दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ है। उन्होंने आश्वस्त किया कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कल भगौड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी की 329 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को भगौड़ा आर्थिक अपराध कानून के तहत कुर्क कर लिया। निदेशालय नीरव और उसके मामा मेहुल चौकसी की पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में जांच कर रही है। जब्त की गई संपत्तियां मुंबई में वर्ली इलाके में स्थित मशहूर इमारत, समुद्र महल के 4 फ्लैट, समुद्र तट पर एक फार्म हाउस, अलीबाग में भूखंड, राजस्थान के जैसलमेर में विंडमिल, लंदन में फ्लैट और संयुक्त अरब अमीरात में आवासीय फ्लैट के रूप में है। इसमें बैंक, जमा खाते और शेयर भी शामिल हैं। पिछले साल मार्च में लंदन में गिरफ्तार होने के बाद नीरव मोदी वर्तमान में ब्रिटेन के जेल में बंद है और उसके भारत प्रत्यर्पण की कोशिश की जा रही है। मई में ब्रिटेन की अदालत ने भगौड़े नीरव मोदी के प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई स्थगित कर दी थी, जिस पर इस साल सितंबर में फिर से सुनवाई शुरू होगी। असम में बाढ़ की स्थिति में बुधवार को सुधार हुआ, क्योंकि बाढ़ का पानी एक जिले में कम हुआ, लेकिन बाढ़ से एक और व्यक्ति की मौत हो गई, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 40 हो गई। वहीं असम सरकार ने इस साल राज्य में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत का सामाजिक ऑडिट कराने का फैसला किया है। पीड़ितों के बीच बांटी गई राहत सामग्री की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार को खत्म करने और पारदर्शिता लाने के लिए ये फैसला किया गया। दूसरी तरफ बिहार में बाढ़ की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग को पूरी तरह से अलर्ट रखने का आदेश दिया है। मशहूर हास्य कलाकार अभिनेता जगदीप का निधन हो गया है। वह 81 साल के थे। उन्होंने शोले फिल्म में सूरमा भोपाल के अपने किरदार से लोगों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी। फिल्मी दुनिया में मशहूर हुए जगदीप का वास्तविक नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था। जगदीप ने साल 1951 में फिल्म अफसाना से फिल्मी सफर की शुरुआत की, जिसके जरिए दिग्गज फिल्म निर्माता बी.आर. चोपड़ा ने निर्देशन में कदम रखा था। जगदीप ने अभिनय के शुरुआती दिनों में छोटे बड़े सभी तरह के किरदार अदा किए। जगदीप ने 1953 में फिल्म 2 बीघा जमीन में जगदीप को
जूते पॉलिश करने वाले लालू उस्ताद की भूमिका निभाई। जगदीप ने करीब 400 फिल्मों में काम किया, लेकिन 1975 में आई फिल्म शोले के सूरमा भोपाली के उनके किरदार को प्रशंसक आज भी याद करते हैं। अरे बहुत बदमाश है, मगर हमारा नाम भी सूरमा भोपाली ये सही नहीं है। इसी के साथ ये थी अब तक की तमाम खबरें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।